अच्छा, we had reached till। आप सबको आवाज आ रही है मेरी? If you can hear me, please let me know. अच्छा, before going further, and I'll just wait for participants to join. अच्छा, क्वेश्चन इससे पहले ये हो रहा था कि नेजल एडिशन और नेजल सब्स्टिट्यूशन में क्या फर्क है। सो जस्ट मैंने फिर एहतियातन बुक भी उठा ली क्योंकि दिस इज अ बिट कंफ्यूजिंग। तो नेजल सब्स्टिट्यूशन के जो मैंने आपको बताया बी एंड डी वाली जो बात है ना कि इसकी जो आपकी इन दो लेटर्स की जो प्रोनाउंसिएशन है, इनको बेसिकली हम नेजल सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो इसकी चेकिंग आप इससे करते हो कि बी और डी लफ्ज जो है ये पेशेंट प्रोनाउंस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। इसमें जो पी और एस जो इसमें चले एस नहीं लिखा हुआ, बट पी लेटर को प्रोनाउंस करने, अगर वो इसको पेशेंट प्रॉपरली प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा तो इसको कंपेंसेटरी मिस आर्टिकुलेशन इसको कहते हैं। ठीक है, मतलब इन पांच छह अल्फाबेट्स में आपकी तकरीबन काफी जो है टेस्टिंग जो है वो हो जाती है। इसमें जो बाकी आपके वो रह गए हैं, टी है, के है, जी है, तो देर आर सम कॉन्सोनेंट्स जो इसमें हाई ओरल प्रेशर चाहिए होता है इनको प्रोनाउंस करने के लिए, तो दैट वुड बी द रिमेनिंग अल्फाबेट्स। और हाइपरनेजल स्पीच के लिए जो आपके वावल्स हैं ए ई आई ओ यू, तो उसकी टेस्टिंग से आपको पता लग जाएगा कि पेशेंट हाइपरनेजल स्पीच उसकी है या उसकी नहीं है। ठीक है, सो इन तीन चीजों में डिफरेंशिएट करवाना यहाँ आपके लिए वो आप कर सकते हो। अगेन क्योंकि इसकी इंटरप्रिटेशन और इसकी फर्दर मैनेजमेंट वो करना, दैट इज नॉट रियली योर जॉब। एंड अगर इसमें आप लगे रहे और आप इसमें फंस गए तो एग्जामिनर इसी में ही आपको पकड़ लेगा, बिकॉज दिस इज नॉट रियली योर जॉब। तो इसके लिए आप फॉर्मल स्पीच असेसमेंट जो है वो आप उस पर जाओ, क्योंकि इसकी अपनी कॉन्सोनेंट्स की ट्रेनिंग बुक्स होती हैं। इसकी अपने कोई 6 महीने का, साल का रेजिमेंट होता है जिसमें जज किया जाता है कि भाई पेशेंट की स्पीच कैसी है कैसी नहीं है, ये सिर्फ स्पीच थेरेपी से ठीक हो जाएगी, इसमें सर्जिकल मैनेजमेंट करनी होगी, क्या करनी होगी। तो आई वुड सजेस्ट आप उसमें फिर बहुत ज्यादा डीप जो है उसमें ना जाए। जस्ट स्टिक टू द वावल्स एंड टू जस्ट दीज 6 letters, and I think that would be enough for your examination part in a long case. ठीक है, अच्छा, so I hope that's clear, so we can move on to the micrognathia वाला point. अच्छा, सो माइक्रोग्नेथिया मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी अमूमन डायग्नोसिस तो इंट्रायूट्राइन होती है, जब पेशेंट का वो हो रहा होता है, अल्ट्रासाउंड हो रहा होता है। सो अमूमन उसमें उस वक्त उसका पता लगता है, बट ऑब्वियसली आपके पास जब पेशेंट आएगा तो उस वक्त तो ही बी मे बी इन हिज और हर टीन्स, तो आपने मैंडिबल की इवैल्यूएशन करनी है कि मैंडिबल कहीं माइक्रोग्नाथिक तो नहीं है। So the most common reason for micrognathia in a cleft patient is PRS और पियर रॉबिन सीक्वेंस, और इसका खुद जो सबसे कॉमन कॉज होता है वो होता है स्टिकलर सिंड्रोम। ठीक है, स्टिकलर सिंड्रोम की अमूमन डायग्नोसिस आप नहीं कर सकते हो। इसको डायग्नोस करने के दो तरीके हैं। नंबर वन, इसके जो बाकी सिस्टेमिक फीचर्स होते हैं तो उसके बेसिस पे अ पीडियाट्रिशियन माइट और जेनेटिसिस्ट में ऑर्डर क्रोमोसोमल स्टडीज, वो हम फिर इन्वेस्टिगेशंस की तरफ जाएंगे। तो या तो वो उससे डायग्नोज होगा, अगर उससे नहीं डायग्नोज हो रहा तो इसको अमूमन ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट डायग्नोज करता है, क्योंकि स्टिकलर सिंड्रोम में अमूमन ब्लाइंडनेस कॉज होती है ड्यू टू रेटिनल डिटैचमेंट। अब आई की एग्जामिनेशन करना इज ऑब्वियसली नॉट रियली योर डोमेन, तो इसमें ये इसको हम Assalamualaikum कंसल्टेशन के लिए warahmatullahi wabarakatuh. Lalu mudah sih. पार्टिसिपेंट्स प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अच्छा, सो स्टिकलर सिंड्रोम में को अमूमन डायग्नोसिस जो है वो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट करता है, सो उसको हम कंसल्टेशन तक छोड़ देते हैं। बट यू शुड नो कि स्टिकलर सिंड्रोम की एक मैनिफेस्टेशन जो है वो माइक्रोग्नेथिया हो सकती है, सो यू शुड बी एवेल्युएटिंग द मैंडिबल एज वेल। अच्छा,
फिर एक और कॉमन सिंड्रोमिक कॉज, अब ये मैंने एक्चुअली पाकिस्तानी लिटरेचर उठा के देखा कि अब आपके पास देखें क्लेफ्ट का पेशेंट दो किस्म का आ सकता है, या तो नॉन सिंड्रोमिक होगा या सिंड्रोमिक होगा, ठीक है। यू यू हैव योर यूजुअल ट्रायसोमी जो आपके सिंड्रोम्स होते हैं, 18 है, डाउन सिंड्रोम है या कुछ है। इनके अलावा जो है पाकिस्तान में स्टिकलर सिंड्रोम और वैंडरवुड सिंड्रोम जो है, ये दो कॉमन कॉजेज देखे गए हैं ऑफ सिंड्रोमिक क्लेफ्ट पेशेंट्स। तो इन दो को आई थिंक शायद फिर पहचानना मे बी इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि इसमें जो है स्टिकलर की तो चले माइक्रोग्नाइथिया है, वैंडरवुड की जो है तो इसमें फिर कुछ और टिपिकल फीचर्स हैं जो स्पेशली मैक्सिलोफेशियल रीजन में होती हैं, तो वो लिप पिट्स हैं, ठीक है। तो वैंडरवुड सिंड्रोम में यू विल हैव हाइपोटोन्शिया, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट्स एज वेल एज लिप पिट्स। तो लिप पिट्स जो हैं ये अमूमन थोड़े सिग्निफिकेंट होते हैं, अगर ये मौजूद हैं तो आपकी सस्पेशन रेज होनी चाहिए कि यू माइट बी डीलिंग विद द केस ऑफ वैंडरवुड सिंड्रोम। तो लिप की इवैल्यूएशन, डेंटिशन की इवैल्यूएशन, ये फिर आपकी एग्जामिनेशन में और भी इम्पोर्टेंट जो है वो हो सकती है। आ साउंड की ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ इन इंस्पेक्शन ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। और पीआरएस का जो एक और वो है विच इज ग्लॉसोप्टोसिस और द पोस्टीरियर पोजीशन ऑफ द टंग, दैट और एंड उसके साथ वो टंग यूजली उसमें जो है वो आपको शायद माइक्रोग्लॉसिक भी लगेगी, तो टंग की असेसमेंट जो है वो भी आप असेस करना ये भी जरूरी है कि आप ये देखो कि भाई टंग जो है आपको एबनॉर्मली पोजीशन तो कहीं नहीं नजर आ रही, ठीक है। तो दिस इज अ जनरल एग्जामिनेशन फॉर अ क्लेफ्ट पेशेंट। अब हम थोड़ा स्पेसिफिक उसमें आ जाते हैं, अगर आपको कोई स्पेसिफिक सिनारियो दिया हो, लाइक लेट्स सपोज क्लेफ्ट लिप है, क्लेफ्ट पैलेट है, और या एक क्लेफ्ट का केस है विच इज अबाउट टू अंडरगो ऑर्थोग्नाथिक सर्जरी, तो उसके कुछ जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं तो ये मैं फिर उसमें आपके साथ कवर करूंगा। अच्छा, क्लेफ्ट लिप में क्या मेजर पॉइंट्स आपके हो सकते हैं विच या तो आपने हिस्ट्री में पूछना होगा या आपको एग्जामिनेशन में देखना होगा कि भाई विच टाइप ऑफ अ रिपेयर हैज बीन डन, ठीक है। ऑब्वियसली जब पेशेंट आपके पास आएगा you will have a cleft lip repair done, बाकी possibly hard palate, VPI and orthognathic, इन तीन केसेस में प्रॉब्ली शायद पेशेंट आपके पास दोबारा आएगा। इसमें आपने फिर देखना होगा, लेट सपोज अगर शॉर्ट केस या वो आपका क्लेफ्ट लिप की रिवीजन है तो उसमें आपने वर्मिलियन की जो सिमेट्री है वो देखनी होगी, लिप लेंथ आपको चेक करनी होगी। तो लिप लेंथ को मेजर करने के लिए आगे मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि वो आपने कैसे मेजर करनी है। लिप मोबिलिटी भी कैसे चेक करते हैं वो भी मैं भी आगे आपको बताता हूँ। स्केलेटल रिलेशनशिप आपने पेशेंट की देखनी होगी, क्योंकि यू नो के क्लेफ्ट लिप में या रिवीजन ऑफ द लिप सर्जरी तब तक अमूमन नहीं की जाती जब तक आपने अंडरलाइंग स्केलेटल रिलेशनशिप को ठीक ना किया हो, अनलेस पेशेंट हैज अ लॉट ऑफ सोशल इश्यूज, या लेट्स सपोज उसकी वजह से उसको बहुत बुलिंग या कुछ और साइकोलॉजिकल इश्यूज की वजह से आप वो कर रहे हो, तो तब इसको अमूमन फिर जल्दी किया जाता है, मे बी 3 to 5 years ऑफ एज। बट अमूमन इसकी रिवीजन जो है आफ्टर ऑर्थोग्नाथिक जो है तब की जाती है, बिल्कुल एंड में। फिर एलर बेस की सिमेट्री एंड म्यूकोजा की कोई डिफिशिएंसी इन एक्सेस, ये मैं बिल्कुल लास्ट में कवर करूंगा आपके साथ लिप रिवीजन में, तो उसमें इसके ऊपर फिर थोड़ी ज्यादा बातें करेंगे। अच्छा, क्लेफ्ट नोज के ऊपर एटलीस्ट मुझे अभी तक कोई फीडबैक नहीं मिला कि क्लेफ्ट नोज रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे या नहीं, बट क्योंकि इसके रिलेटेड क्या कहते हैं लॉन्ग केस में या उसमें हो सकता है कि आप नोज की इवैल्यूएशन भी करो कि भाई नोज की फिलहाल क्या पोजीशन है। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो ये हैं कि यू हैव टू कमेंट ऑन द नेजल विड्थ, उसकी टिप की अपीयरेंस कैसी है, स्ट्रेट है, डिविएटेड है, प्रोजेक्शन उसकी कैसी है, नेजो क्लिनिकल नेजोलेबियल एंगल जो है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, नेजल हाइट जो है इन रिलेशन टू द फेशियल थर्ड्स। although in majority of the cases आपके पास नोज की अपीयरेंस ठीक होती है क्लेफ्ट पेशेंट्स में, बट देर आर सम पेशेंट्स जिनमें हो सकता है वो सिंड्रोमिक केसेस हो जिनमें नेजल डेफिशिएंसी हो। तो इन दैट केस फिर आपकी जो बाद में आप वो करोगे क्लेफ्ट ऑर्थोग्नाथिक करोगे तो अमूमन आपने सिर्फ लीफोर्ड 1 ऑस्टियोटमी का नाम सुना होगा, बट इन सच केसेस जब वहाँ नेजल डेफिशिएंसी भी है तो उसमें फिर हम लीफोर्ड 2 ऑस्टियोटमी भी करते हैं, ताकि ना सिर्फ मैक्सिला की पोजीशन ठीक हो जाए बट नेजल पोजीशन भी ठीक हो। तो नेजल हाइट और उसकी नेजल प्रोजेक्शन देखना ये भी जरूरी वो होता है। अच्छा, अगेन इफ यू आर कंफर्टेबल विद नेजल स्पेक्यूलम तो आप सेप्टल डिविएशन, टर्बिनेट कंडीशन के ऊपर आप कमेंट कर सकते हो।
क्लिनिकली नहीं तो आप सीटी अगर पेशेंट की प्रोवाइडेड हो तो आप उस पर भी कर सकते हो, या अगर पीएनएस प्रोवाइडेड है उसमें एटलीस्ट आप सेप्टल डिविएशन के ऊपर कमेंट कुछ बहुत कर पाओगे। एंड इसके अलावा एला की शेप, कॉलम एला की हाइट एंड सिमेट्री, इसके ऊपर भी बात करनी होगी। अच्छा, इसमें लास्टली एक कॉटल्स मनूवर का लिखा हुआ था, दिस इज रिटन इन आई थिंक वाइवा फॉर द ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल एफआरसीएस। तो कॉटल्स मनूवर इज बेसिकली डन टू डिटरमिन के अगर नेजल एयरवे में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो किस लेवल पे है, वो वाल्व के लेवल पे है या वो कहीं पीछे है। तो आपका इंटीरियर जो वाल्व है इसको बेसिकली टेस्ट किया जाता है कॉटल्स मनूवर में। तो इसको एयरवे पेटेंसी टेस्ट भी, नेजल एयरवे पेटेंसी टेस्ट भी कहते हैं। सो इट इज अ वेरी सिंपल टेस्ट, जिसमें आपने क्या करना है कि आपने बिल्कुल एला के साथ जो है अपनी उंगली रख लेनी है एंड इसको आपने लैटरली वो करना है, लैटरली पुश करना है इसको। तो फर्स्ट आप पेशेंट को नॉर्मल हालत में विदाउट ड्रैगिंग दिस एला ऑन द अफेक्टेड साइड, तब आप पेशेंट पे कहोगे कि ब्रीदिंग आपको नेजल अपनी कैसी लग रही है। एंड दूसरे केस में जब आप एक कॉटल्स मनूवर करोगे, और जब इसमें आप अफेक्टेड एला को ड्रैग कर लोगे, देन यू आस्क द पेशेंट टू ब्रीथ अगेन थ्रू द नोज। अगर वो कह रहे हैं कि हाँ मुझे अब नेजल ब्रीदिंग में ज्यादा आसानी महसूस हो रही है, तो इट मीन्स के देयर इज सम ऑब्स्ट्रक्शन एट द इंटीरियर वाल्व लेवल। सो इन अ क्लेफ्ट नोज केस अगर आपके पास हुआ है, उसमें आपको नोज नेजल एवेल्युएशन का कहे, तो उसमें कॉटल्स मनूवर जो है ये मल्टीपल टाइम्स मुझे लिटरेचर में और बुक्स में देखने को मिला, तो मैंने कहा ये भी मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दूं। अच्छा, तो ये लिप लेंथ एंड लिप मोबिलिटी की चेक करने के तरीके हैं। लिप लेंथ अमूमन आप सब नेज़ाइल पोजीशन से लेके अपर लिप स्टोमियन तक इस लेंथ को आप जो है मेजर करोगे, ठीक है। सो अमूमन ऑब्वियसली क्लेफ्ट लिप के पेशेंट्स में आपके पास ये लिप लेंथ जो है वो कम होगी। अब आप इसमें यही कहोगे कि ये तो सेंट्रल पॉइंट्स हैं, तो क्लेफ्ट्स तो साइड्स पे होते हैं, तो उसमें हम फिर लिप लेंथ कैसे चेक करेंगे। तो उसमें आई फाउंड के स्माइल लाइन एनालिसिस, जो इसके बाद वाली मैं आपको स्लाइड दिखाऊंगा, वो ज्यादा आपको इजी होगी करने के लिए, और इसमें आपको ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं करनी होती। ये सेकंड जो आपको नजर आ रही है राइट पे एक पिक्चर और एक नीचे जो पिक्चर है, तो इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि एक आपको इंसाइजल एज शो कैलकुलेट करना है, और एक आपने देखना है कि इंसाइजल एज से लेके जिंजिवल शो कितना आ रहा है, इसको डेंटो जिंजिवल एक्सपोजर कहते हैं। इन दो मेजरमेंट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करके आपको लिप मोबिलिटी मिलती है, ठीक है। लिप मोबिलिटी जो है अमूमन लिटरेचर में 8 to 12 mm तक जो है वो नॉर्मल बताई गई है। अगर इससे ज्यादा है तो इट मींस आपकी ऑब्वियसली लिप जो है एक्सेसिवली मोबाइल है। प्लीज इस बात का ख्याल रखें, अगर आपके पास फीमेल पेशेंट हो उसमें ये आपको अपर रेंज में ये वैल्यू वैसे भी मिलेगी, क्योंकि फीमेल्स में लिप मोबिलिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेल्स, ठीक है। तो इसमें अगर आप ये देख लें, बेसिकली दिस इज द डायमेंशन जो आपको चेक करनी होती है, ठीक है। दिस इज बेसिकली अबाउट लिप मोबिलिटी। अच्छा, लिप मोबिलिटी को रिपीट कर लूं। अच्छा, लिप मोबिलिटी देखें, आपने इंसाइजल शो एट रेस्ट मेजर करना है पहले, ठीक है। पेशेंट को कहें कि बिल्कुल अपने लिप्स को रिलैक्स छोड़ दें, उस वक्त देख लें कि इंसाइजल एज आपको कितना नजर आ रहा है। लेट्स सपोज आपको 3 mm इंसाइजल शो नजर आ रहा है एट रेस्ट। फिर आपने पेशेंट को कहना है आप वाइड स्माइल करें, ठीक है। अब वाइड स्माइल करें और आप देखें कि इंसाइजल एज से लेके आपको गम्स तक या जितना भी आपको टिश्यू नजर आ रहा है अपर लिप के ये स्टोमियन की पोजीशन तक, आपने ये मेजरमेंट ले लेनी है। तो फिर आपने क्या करना है कि लेट्स सपोज ये आ गई आपके पास 12, ठीक है। 12 को से आपने इंसाइजल एज एक्सपोजर जितना था 3 था, वो आपने माइनस कर देना है, तो 12 - 3 इज 9 mm, ठीक है। तो लाइक आई सेड 8 to 12 mm लिप मोबिलिटी जो है वो नॉर्मल होती है। इन क्लेफ्ट पेशेंट्स में हो सकता है ये आपको एक साइड पे शायद आपको ज्यादा मिले। तो इसके लिए मैं इस तरह करूँ आपके लिए आसान करने के लिए, आई विल शो यू द स्माइल लाइन एनालिसिस ऑफ लीबर्ट एट ऑल। ये इसका अगर आर्टिकल मुझे मिल गया वो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। इसमें फायदा आपको ये होगा, ये ज्यादा क्विक है और इसमें आपको इतनी मैथ्स नहीं करनी पड़ेगी। लीबर्ट एट ऑल ने आपकी 4 कैटेगरीज में स्माइल को डिवाइड किया हुआ है। अगर आप देखो ये पेशेंट्स जो सारे हैं ये सारे क्लेफ्ट के पेशेंट्स हैं। तो अ वेरी हाई स्माइल लाइन इज दैट वन जिसमें आपके पास 2 mm से ज्यादा जिंजिवल शो आपके पास शो हो, ठीक है, ऑन मैक्सिमम स्माइल। तो इसमें अगर आप देख लें तो यू हैव मैक्सिमम शो ओवर हेयर एंड ओवर हेयर एज वेल। यहाँ थोड़ी खैर रिसेशन भी हुई है, बट आपके पास ओवर 2 mm जिंजिवल शो है। सो ऐसा होगा तो आप बायलैटरली कह सकते हो कि जी दिस इज अ
क्लास 1 स्माइल। ठीक है, बायलैटरली कहोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि भाई दोनों तरफ पे जो है एक्सेसिव शो है। ठीक है, फिर आपके पास क्लास 2 है। क्लास 2 में आपके पास नॉर्मली 2 mm से ज़्यादा जिंजिवल शो नहीं होता, एंड उसमें आपको एम्ब्रेजर्स जस्ट 2 mm तक जिंजिवल शो होता है, बाकी एम्ब्रेजर्स और सारा इंसाइजर भी आपको इसमें नजर आ रहा होता है। फिर जो एवरेज स्माइल है विच इज क्लास 3, तो क्लास 3 में आपको सिर्फ एम्ब्रेजर्स नजर आते हैं, आपको बाकी गम्स नजर नहीं आएंगे, एंड या आपको एम्ब्रेजर सिर्फ नजर आएगा या एट द लेवल ऑफ CAG ऑफ द टूथ होगा। तो यू कैन से कि भाई लेट्स सपोज क्लेफ्ट का पेशेंट है, ही हैज एन एवरेज स्माइल on the non-affected side, and he has a class 2 or he has a class 2 or a class 1 smile on the affected cleft side. So it is much more easier to do and say rather than कि आप वहाँ पेशेंट के ऊपर उसको बैठाओ और उसके ऊपर ये सारी जो मैंने आपको लिप मोबिलिटी और लिप लेंथ का तरीका बताया, तो इससे ये ज्यादा क्विकर है जब आप लीबर्ट क्लासिफिकेशन अप्लाई कर लो ऑन द स्माइल। ठीक है, लो स्माइल जो है आपका जो क्लास 4 होता है, तो इसमें आपके पास फिर ऑब्वियसली सबसे कम इंसाइजल शो होता है, इट्स जस्ट आपको इंसाइजल एजेस नजर आ रहे होते हैं, एम्ब्रेजर्स वगैरह, और बाकी आपको कुछ नहीं नजर आता है, या CAG भी आपको नजर नहीं आता। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दी स्माइल लाइन। अब नोज ऐसी चीज है, नोज में अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ अस, मैं शायद मे बी आई एम जस्ट प्रोजेक्टिंग माई सेल्फ ऑन यू गाइज, मोस्ट ऑफ अस आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद नेजल एग्जामिनेशन। सो इस डायग्राम में मुझे बहुत ही सॉर्ट ऑफ एक कंडेंस्ड वो मिल गया था नेजल एग्जामिनेशन विच यू कैन डू। दैट इज कि आप नंबर 1 इसमें एलर विड्थ यहाँ मेजर कर लो, विच शुड बी अप्रोक्सीमेटली द सेम एज योर इंटरकैंथल डिस्टेंस। ठीक है, तो इंटरकैंथल डिस्टेंस आपने मेजर करना है, फिर आपने यहाँ एलर बेस की विड्थ यहाँ से मेजर कर देनी है, इंटर एलर डिस्टेंस जो है, तो दीज टू शुड बी रफली दी सेम। ठीक है, नंबर 1 बात। दूसरी बात, आपके पास जो एलर बेस से लेके नेजल टिप तक की जो वो है, तो इसकी अमूमन इक्वल थर्ड्स में डिवीजन होनी चाहिए। तो मतलब ऑलमोस्ट जहाँ से आपका ये हार्ड टिश्यू नेजल सेप्टम स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेकर एलर विड्थ दिस शुड बी 1/3, फिर मिड ऑफ द सेप्टम से लेके जहाँ आपके ये वेस्टिब्यूल आपका शुरू हो रहा है या नेरीज ओपन हो रहे हैं, इस तक के जो डिस्टेंस होना चाहिए, इसको और इसको आपस में इक्वल होना चाहिए, एंड फिर यहाँ से लेके नेजल टिप तक का जो डिस्टेंस है, तो दीज ऑल शुड बी रफली इक्वल विद वन अनदर। ठीक है, कहीं इसमें आपको इनइक्वालिटी नजर आए तो इट मीन्स के नेजल सर्जरी में कुछ ना कुछ करेक्शन की जरूरत जो है वो हो सकती है। ठीक है, so this is basically a quick way of doing your nasal examination of such a of a cleft patient। ठीक है, अच्छा, फिर कमिंग टू प्रायर टू ऑर्थोग्नाथिक सर्जरी, उसमें क्या क्या पॉइंट्स आपको नोट करने होंगे। इसमें एज बिफोर इंसाइजर शो एसिमेट्री, जो आप स्माइल लीबर्ट की स्माइल क्लासिफिकेशन अप्लाई करोगे तो उससे आपके लिए बहुत क्विकली आप ये उस पेशेंट को बता सकोगे। फिर लोअर एंटीरियर फेशियल हाइट को आपने मेजर करना होगा, स्केलेटल रिलेशनशिप के ऊपर आप कमेंट कर सकते हो, मैक्सिला में कोई कैंट मौजूद है या मौजूद नहीं है, आर देयर स्टिल एनी फिस्टुला प्रेजेंट या सारे फिस्टुलास जो हैं वो ट्रीट हो चुके हैं। पैलेट की एग्जामिनेशन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पैलेट की एग्जामिनेशन आपने इस तरह करनी होगी कि आपने मोलर टू मोलर जो है, फर्स्ट मोलर टू फर्स्ट मोलर, ये डिस्टेंस आपने मेजर करना होगा। तो दिस इज राउंड अबाउट 36 to 39 mm की रेंज में ये होता है, एंड एनीथिंग बिलो 31 mm जो है दैट विल रिक्वायर सर्जिकल एक्सपेंशन या मल्टी सेगमेंट लीफोर्ड ऑस्टियोटॉमी चाहिए होगी आपको। ठीक है, सो नैरो पैलेट को बेसिकली व्हाट यू विल कॉल अ नैरो पैलेट इज वन जिसमें आपकी इंटरमोलर विड्थ जो है दैट इज 31 mm और लेस। ठीक है, अच्छा, फिर अगेन यू हैव टू कमेंट ऑन मिसिंग द एंड एनी मैलफॉर्म टीथ की हो सकता है एक्सट्रैक्शन करनी हो, एंड मिसिंग टीथ अगर हैं तो यू हैव टू जज के ये अभी भी इम्पैक्टेड है, इसका अभी इरप्शन स्टेज है या नहीं है, या इरप्शन का टाइम आपसे मिस हो गया है, या वो हाइपोटोन्शिया है वो बिल्कुल मिसिंग की है, तो ये आपको देखना होगा। फिर ऐसे पेशेंट्स में हो सकता है कि वहाँ कोई RME डिवाइस लगा हो फॉर रैपिड मैक्सिलरी क्या कहते हैं एक्सपेंशन, तो यू हैव टू सी कि इसमें ज़रूरत है या ऐसा कोई डिवाइस वहाँ लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। फिर इस पेशेंट में पहले ABG हो चुकी है नहीं हो चुकी,
एंड उसमें फिर आपने डोनर साइड के स्कार का भी पता करना होगा। तो मोस्ट कॉमनली एज यू नो इसमें इलियक क्रेस्ट लिया जाता है, तो विद पेशेंट कंसेंट यू हैव टू आस्क देम टू शो यू द एंटीरियर और पोस्टीरियर इलियक क्रेस्ट इफ द पेशेंट डज नॉट नो कि उनसे कहाँ से हड्डी ली गई थी। अमूमन उनको पता ही होगा, तो यू हैव टू एग्जामिन कि हाँ वाकई वहाँ स्कार है या नहीं है, कि भाई वाकई इनका ऑटोजेनस बोन ही हार्वेस्ट हुई थी या क्या हुआ था, किस जगह से इनकी ग्राफ्टिंग की गई थी। अच्छा, सो दिस इज व्हाट मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो। ये ऑस्लो कंसेंसस के बेस के ऊपर जो है आपको पता है कि मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट का। बाकी नीचे डेट्स मुझे पता है आप सबको पता ही होंगी। इसमें जो सिर्फ दो चीजें थी जो मैं आपको पहले से दिखाना चाह रहा था, नंबर वन इज के ऐसे पेशेंट की एटलीस्ट डेवलप्ड वर्ल्ड में हमेशा प्री नेटल डायग्नोसिस होती है, मतलब बिफोर डिलीवरी ऑफ द पेशेंट तभी होता है, ये अल्ट्रासाउंड के थ्रू डायग्नोस होता है। एंड जिस वक्त ये अल्ट्रासाउंड के ऊपर डायग्नोस हो जाए तो उसी वक्त से पेशेंट की काउंसलिंग और वो उसका सारा क्लेफ्ट टीम के साथ उनका मिलना शुरू हो जाता है। बेस्ट ऑब्वियसली वो यही है, अल्ट्रासाउंड में एक्चुअली मसला ये है कि वो आपको क्लेफ्ट लिप दिखा सकता है, क्लेफ्ट पैलेट बहुत अच्छा नहीं दिखा सकता। तो उसके लिए देन a team will not tell you for sure कि भाई is it just cleft lip या इसमें cleft palate भी है, isolated cleft palate है या नहीं है, वो आपको ये नहीं बता सकेंगे, लेकिन लिप के बारे में एटलीस्ट वो आपको अल्ट्रासाउंड के बेस पे बता सकते हैं। तो बर्थ जब हो जाए, बर्थ के ऊपर ही डायग्नोसिस होती है, उसी वक्त ही फर्स्ट कांटेक्ट होना चाहिए फ्रॉम द न्यू बेबी एमडीटी और द क्लेफ्ट लिप टीम। तो फिर उसके बाद आपके पास वही सारा सीक्वेंस इसमें शुरू हो जाता है। इसमें ये एक चीज नोट कर लें, ये समरलैंड टेक्निक जो है फॉर सॉफ्ट पैलेट रिपेयर, ये आपको जहाँ तक मुझे याद है ये पीटरसन में मे बी नहीं पीटरसन में दी हो, लेकिन फॉन्सिका और उनमें ये टेक्निक नहीं मेंशन थी। और ऑस्लो कंसेंसस एक्चुअली रिकमेंड्स कि आप सॉफ्ट पैलेट का रिपेयर जो है समरलैंड टेक्निक से करें, विच इज दी इंट्रावीलर वीलोप्लास्टी जो है, इसको बेसिकली फुल नेम इसका ये है। यूके और उन एरियाज में ऑस्लो कंसेंसस पे समरलैंड टेक्निक वाज डिटरमिन्ड एज द बेस्ट टेक्निक फॉर द सॉफ्ट पैलेट रिपेयर। तो ये वार्डबूथ में एज सच एक्सप्लेन नहीं है, लेकिन वार्डबूथ में आपको मल्टीपल जगहों पे इसका नाम देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हो तो इसके ऊपर आई थिंक आई हैव द पेरेंट आर्टिकल, आई कैन शेयर इट विद यू। तो ये चीजें दो जरा डिफरेंट थी फ्रॉम द यूजुअल टेबल फॉर सच ट्रीटमेंट ऑफ क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। मैंने कहा ये दो चीजें आपको मैं इसमें बता दूं, बाकी तकरीबन इट इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग। इसमें जो स्पीच असेसमेंट मैंने आपको की थी वो देख लें, यहाँ ऑलरेडी मेंशन है बिफोर 5 इयर्स जो है वो होनी चाहिए, बिफोर स्टार्टिंग स्कूल अमूमन होना चाहिए इसका। ठीक है, सो अमूमन ये होती है विद परसेप्चुअल स्पीच असेसमेंट, वही सॉल्ट वाली बात आ गई, या विद लैटरल वीडियो फ्लोरोस्कोपी, नेजोएंडोस्कोपी, क्योंकि ऑब्वियसली वो फिर अमूमन अवेक पेशेंट्स में आपको करनी होगी, हर बच्चा शायद नेजोएंडोस्कोप ना टॉलरेट कर सके, तो इसलिए वीडियो फ्लोरोस्कोपी जो है वो ज्यादा प्रेफर की जाती है ऐसे पेशेंट्स में। ठीक है, अच्छा, तो अच्छा ये एक और डेंटिस्ट्री वाइज शायद आप कह दें, मुझे एक अच्छा टेबल मिला था कि डिफरेंट डेंटिशन में हमें क्या फेजेस में क्या मैनेजमेंट होनी चाहिए। तो आर्टिकल का रेफरेंस मैं नीचे दे चुके हूँ, अगर आप पेरेंट आर्टिकल को पढ़ना चाहते हो, आई थिंक इट्स ओपन एक्सेस। तो जब प्रायर टू क्लेफ्ट लिप रिपेयर हो तो उसमें क्योंकि सिस्टमैटिक रिव्यू है, आई एम श्योर आप लोगों को लेवल्स ऑफ एविडेंस का पता होगा, तो लेवल्स ऑफ एविडेंस में सिस्टमैटिक रिव्यू या कॉकरेन रिव्यू जो है सबसे हाईएस्ट रैंक करते हैं। तो उसके उन्होंने ये एक टेबल बनाया हुआ है कि उसमें ये रिकमेंड करते हैं कि बिफोर क्लेफ्ट रिपेयर प्री सर्जिकल इन्फेंट ऑर्थोपेडिक्स होनी चाहिए, या नेज़ोअल्वेओलर मोल्डिंग जो है वो होनी चाहिए टू ब्रिंग द सेगमेंट इनटू बेटर ओरिएंटेशन फॉर लेटर सर्जरी। प्राइमरी डेंटिशन में ज़्यादा फोकस ऑर्थोडोंटिक वालों के साथ होता है ताकि वो मैक्सिला की एक्सपेंशन कर सकें। मिक्स डेंटिशन में फिर ज़्यादा कंसर्न मैक्सिलरी एक्सपेंशन एज वेल एज मैक्सिलरी प्रोट्रैक्शन के लिए होता है। मैक्सिलरी प्रोट्रैक्शन यूजिंग अ हेड गियर, इसके ऊपर आगे बात मैं ज़्यादा करूँगा, तो फिलहाल लेट्स जस्ट लीव इट एट दैट, क्योंकि आप नोट करोगे हर केस में, हर क्लेफ्ट लिप के केस में मैक्सिलरी प्रोट्रैक्शन नहीं की जाती। We have a question here. Yes, NAM appliance pre lip repair exactly, ये मैंने आपको वही कहा कि लिप रिपेयर से पहले की जाती है। अभी जो यहाँ FID में कॉन्फ्रेंस भी हुई थी उसमें उन्होंने NAM के ऊपर एक वर्कशॉप भी रखी थी, आई डोंट नो आप में से किसी ने अटेंड की थी या नहीं,
but a lot of our teachers actually went to learn this. So it's something which is increasingly finding relevance and favor from a lot of surgeons. अच्छा, तो फिर बिफोर eruption ऑफ परमानेंट डेंटिशन, तो इसमें सेकेंडरी एल्वेओलर बोन ग्राफ्ट विद कैंसरस बोन फ्रॉम द इलियक क्रेस्ट ये प्रेफर किया जाता है। प्राइमरी ईपीजी के ऊपर ज्यादा फेवर नहीं है, क्योंकि वही बात कि इट्स बेटर यू वेट कि मैक्सिला की ग्रोथ का वो हो जाए, ताकि आप फर्दर एक सर्जरी का स्ट्रेस और स्कारिंग और फाइब्रोसिस जो है वो फर्दर मैक्सिलरी ग्रोथ को लिमिट ना कर ले। तो सेकेंडरी जो है उसको प्रेफर किया जाता है। फिर जब पेशेंट फुल परमानेंट डेंटिशन में आ जाए, तो फिर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट फॉर आर्चेस की, डेंटल आर्चेस की अलाइनमेंट जो है, दिस इज द फेज फॉर दैट। एंड आफ्टर फुल इरप्शन हो जाए और परमानेंट डेंटिशन, आर्चेस की अलाइनमेंट भी हो जाए, मैक्सिलोफेशियल ग्रोथ भी खत्म हो जाए, तो उस वक्त यू शुड फोकस ऑन ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी। एंड आफ्टर ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी फिर यू गो फॉर पोस्ट सर्जिकल ऑर्थोडोंटिक्स एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द मिसिंग टीथ बाय अ प्रोस्थोडोंटिस्ट। अच्छा अच्छा जी, अब इन्वेस्टिगेशंस की तरफ आ जाते हैं। इन्वेस्टिगेशंस में दिस वाज वी हैव अ कैंडिडेट हु वाज वेरी काइंड इनफ टू शेयर हिज इन्वेस्टिगेशंस रिलेटेड क्वेश्चंस। तो उससे बाकायदा पूछा गया था कि भाई आप क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस ऑर्डर करोगे। तो आई गो सीक्वेंस वाइज। इसमें आप नोट करोगे कि मैंने सबसे टॉप पे एको लिखा हुआ है। तो शाहरुख बगेरी ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि इफ यू हैव एन आइसोलेटेड क्लेफ्ट केस और यू हैव अ केस जिसमें सिंड्रोमिक फीचर्स मौजूद हैं, तो ऐसे पेशेंट में एको जो है वो प्री ऑपरेटिवली करवानी चाहिए बिफोर यू गो फॉर एनी सर्जिकल ट्रीटमेंट, ताकि कोई भी कार्डियक एनोमली हो उसकी डायग्नोसिस हो सके। लेकिन ये एको वाली बात मुझे किसी और जगह पे जो है वो मुझे नहीं मिली। बट इफ यू आर डीलिंग विद पोटेंशियली सिंड्रोमिक केस, तो एन एको इज द इन्वेस्टिगेशन टू गो। इसके अलावा आपकी बेसलाइन लैब्स, अब मेरे दैट कैंडिडेट जो था वो बेचारा इस में उसको उन्होंने फंसा दिया था। बेसलाइन लैब्स आपकी कौन कौन सी हैं? बेसलाइन लैब्स आर योर कंप्लीट ब्लड काउंट, कोगुलेशन प्रोफाइल एंड स्क्रीनिंग ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी। इसमें आपका रैंडम ब्लड शुगर नहीं आता, इसमें आपका सीरम यूरिया क्रिएटिनिन वगैरह नहीं आता, यूरिनारी वगैरह नहीं आता। आप अगर आप में से किसी ने क्लिनिक्स ऑफ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी ऑफ नॉर्थ अमेरिका का एक इशू पढ़ा हो, आई थिंक इट वाज 2006 का था शायद, तो उसमें दे डोंट रिकमेंड कि आप इतने कोई 10 इन्वेस्टिगेशंस लिखो, जो अमूमन हम ज्यादातर हम सारे ही लिखते हैं व्हेनेवर वी आर डूइंग अ केस इन ओटी अंडर जीए। तो दे जस्ट रेकमेंड कि आप हिस्ट्री बेस्ड जाओ। आप देखें, उसको इस बात पे पकड़ लिए थे कि भाई आप पेशेंट का डायबिटिक नहीं है, पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री नहीं है ऑफ डायबिटीज, मदर में नहीं है, फादर में नहीं है, ब्रदर सिस्टर्स में नहीं है, और इसमें खुद भी आपको कोई डायबिटीज वाले सिम्टम्स पेशेंट ने आपको नहीं बताया, तो व्हाई आर यू चेकिंग द रैंडम ब्लड शुगर ऑफ द पेशेंट। इसी तरह आई थिंक उन्होंने शायद कुछ एलएफटीज का बताया, तो एलएफटीज में भी उनको वो कर भी क्यों आप एलएफटीज करवा रहे हो। सो द पेशेंट्स कंप्लेंट्स योर, लेट्स सपोज चलें अगर वो जॉन्डिस था, तो चलें फिर भी तो बनती है कि आप एलएफटीज या उसकी तरफ जा रहे हो कि आप लिवर को एवेल्युएट करना चाह रहे हो। बट इफ देयर आर नो सच फाइंडिंग्स, तो आप योर फाइंडिंग्स शुड डिक्टेट योर इन्वेस्टिगेशंस। बेसिकली क्रक्स ऑफ द मैटर ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ। बेसलाइन आपकी ये तीन चार ही हैं। इसके अलावा जो भी आप एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करोगे उसकी कोई ना कोई जस्टिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। सो बेसलाइन लैब्स आपकी सिर्फ यही होंगी। कंप्लीट ब्लड काउंट यू नीड टू नो, ताकि जीए फिटनेस कैसी है। कोगुलेशन प्रोफाइल यू नीड टू नो कि भाई ऑब्वियसली यू आर डूइंग सर्जरी, ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग कंट्रोल होगी नहीं होगी। ठीक है। एंड स्क्रीनिंग ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी, बिकॉज यू नीड टू नो। अब लेट्स सपोज मदर वाज वो थी, शी वाज पॉजिटिव एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, हो सकता है बच्चा भी पॉजिटिव हो। यहाँ केपी साइड पे तो नहीं, लेकिन वहाँ पंजाब साइड पे आई हैव नोटेड कि वो न्यू बॉर्न्स को भी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन सिंस बर्थ ही स्टार्ट करते हैं। सो बट स्टिल इट्स ऑलवेज बेस्ट कि, क्योंकि यू नो हेपेटाइटिस बी एंड सी के लिए अपने एनेस्थीसिया के फिल्टर्स वगैरह होते हैं, तो इस चीज़ों में फिर आप बेशक वो जो है कॉम्प्रोमाइज बेशक ना करें, एंड ये एटलीस्ट इन्वेस्टिगेशन आप उस पेशेंट पे ऑर्डर करवाएं। अच्छा, क्रोमोसोमल स्टडीज जो हैं, अमूमन जो पेशेंट आपके पास आएगा, इफ ही इज ऑलरेडी डायग्नोज्ड एज अ सिंड्रोमिक केस, उसकी शायद क्रोमोसोमल स्टडीज हुई होंगी, अनलेस वो उसकी कोई बहुत ही क्लासिकल फीचर्स थे ऑफ डाउन्स या वैंडरवुड या उस कोई और सिंड्रोम के।
तो वो ऐसे सिंड्रोम्स जिनके बहुत क्लासिकल फीचर्स पहले से प्रेजेंट हैं, वो अमूमन क्लिनिकल एग्जामिनेशन के फाइंडिंग्स पे ही डायग्नोज हो जाते हैं, उनके लिए फिर क्रोमोसोमल स्टडीज ऑर्डर नहीं होती. बट फॉर अदर्स पेशेंट्स, क्रोमोसोमल स्टडीज आप कैन बी ऑर्डर्ड if you are dealing with an isolated cleft palate case or with other syndromic features. The problem is chromosomal studies are quite expensive और ये हर पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पाता. तो हमारे यहाँ KTH में पीडियाट्रिक्स वाले जो डिपार्टमेंट है वो अमूमन ये एक जर्मनी के साथ एक एनजीओ एफिलिएटेड है, तो वो आके इनके लिए क्रोमोसोमल स्टडीज को स्पॉन्सर करते हैं. वो किसी प्रोजेक्ट के लिए आए थे कि जिसमें वो कोई न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग्स एंड डिसऑर्डर्स देख रहे थे इन क्लेफ्ट पेशेंट्स, तो उनके लिए उन्होंने सब्सिडाइज किया हुआ था. और आई थिंक आगा खान की लैब में उसमें वो क्रोमोसोमल स्टडीज ऑर्डर करवा रहे थे एंड दे वर पेइंग फॉर दैट. I tried to call them today just to find out कि इनके charges कितने होते हैं for such studies, but unfortunately I could not get through. अच्छा, if you have a syndromic case उसमें फिर CT करना is quite important. If you have a non-syndromic case तो उसमें CT is not recommended and अमूमन आपके जो clinical examination ही है that is deemed to be sufficient, and मजीद radiology just for a repair or something उस वक्त करना, like lip repair करने के लिए उसके लिए अमूमन फिर ज़रूरी नहीं होती. बाद में जब वेरियस स्टेजेस ऑफ डेंटिशन के थ्रू वो जाएगा तो फिर उस वक्त ओपीजी करवाना, सीवीसीटी करवाना, लैटरल पीएसएफ जो है, ये फिर कुछ इसमें ऑर्थोडोंटिक इंडिकेशंस हैं, कुछ इसमें आपकी इंडिकेशंस हैं. तो दीज आर द एक्सरेज दैट यू कैन डू. लैटरल एंड पीएसएफ वो शायद करेंगे फॉर डूइंग ऑर्थोग्नाथिक सर्जरी, वो शायद पोस्ट परमानेंट डेंटिशन कर लें. CBCT अगेन इफ यू वांट टू मेजर द एल्वियोलर क्लेफ्ट, उसको मेजर करना अगर आप चाहते हो, अगर अवेलेबल नहीं है तो आप ओपीजी के बेस पे भी क्लेफ्ट को मेजर कर सकते हो. उसमें ऑब्वियसली आपको जो मेजरमेंट आप लोगे उसमें आपने मैग्निफिकेशन को जो है वो सब्ट्रैक्ट करना होगा. बट ओपीजी आपको वॉल्यूम का नहीं बताएगा कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ बोन यू विल नीड. इसमें CBCT जो है उसमें ये ऑप्शन होती है टू टेल यू एग्जैक्टली हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द बोन ग्राफ्ट दैट यू विल नीड. अच्छा, वी हैव अ क्वेश्चन के सीटी में आपको कौन से व्यूज चाहिए होंगे. वेल, अब डिपेंड करता है कि आपको कौन से आप किस चीज़ के लिए उस वक्त सीटी करवा रहे हो. अगर लेट्स सपोज सिंड्रोमिक केस है तो आपके पास सारे वो आने चाहिए, सारे व्यूज उसमें आपके पास होने चाहिए, कोरोनल, एक्सियल एंड सैजिटल. तो वो तो सारे होने चाहिए फिर आपके पास. अच्छा, एक और है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जोना पेलुसिडा इन क्लेफ्ट पैलेट पेशेंट्स एंड हाउ विल यू एग्जामिन इट. अच्छा, दिस आई विल हैव टू चेक. आप इस तरह कर लें, प्लीज ड्रॉप दिस क्वेश्चन इन द ग्रुप. इसको मैं चेक कर लूंगा. if I can find any material on it then I'll share it in the group. So डॉक्टर हमाद प्लीज इसको ग्रुप में वो कर लें, शेयर कर लें. ठीक है. ऑलराइट. अच्छा, फर्दर क्या इन्वेस्टिगेशंस होंगी, फिर हम वीपीआई की तरफ आ जाते हैं. तो इफ यू हैव अ पेशेंट हु इज रिलेटिवली थोड़ा ओल्ड है एंड यू कैन टॉलरेट अ नेजो एंडोस्कोपी, तो नेजो एंडोस्कोपी इज वन थिंग दैट यू कैन डू. अच्छा, यहाँ आई थिंक वी हैव वन आंसर ओवर हियर. Zona pellucida is absent in submucosal cleft and is examined by saying अच्छा. ठीक है, चलिए. आई थिंक आ वाली पॉइंट तो मैंने आपको एग्जामिनेशन में ऑलरेडी बता दी थी. अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि शुड वी ऑर्डर सीटी इवन इफ यू आर ऑर्डरिंग ओपीजी सीवीसीटी. नहीं, सीटी तो मैंने आपको बताया कि देखिए, सीटी आप सिंड्रोमिक केस में ऑर्डर करोगे, सीबीसीटी तो आप यहाँ ऑर्डर कर रहे हो जस्ट टू मेजर द एल्वियोलर क्लेफ्ट. ठीक है, कि उस क्लेफ्ट की मेजरमेंट कितनी है, उसका आपको कितना वॉल्यूम चाहिए होगा वगैरह, तो वो तो आप उसके लिए ऑर्डर कर रहे हो. सीवीसीटी पे मजीद एप्लीकेशन भी हैं, आप ऑर्थोग्नाथिक उस पर प्लान कर सकते हो, पेशेंट का प्री एंड पोस्ट प्रोफाइल उस पर कैसे आ सकता है. तो सीवीसीटी की इंडिकेशंस सेपरेट हैं, सीटी की जो है वो सेपरेट है. अच्छा, इसके अलावा यू कैन गो फॉर वीडियो फ्लोरोस्कोपी जो है. इसमें फिर एक और इन्वेस्टिगेशन जो थी जो मैंने फर्स्ट टाइम इस उसमें सुनी, दैट वाज नेजोमीट्री. नेजो एंडोस्कोपी एंड वीडियो फ्लोरोस्कोपी जो है ये बेसिकली आपको सब्जेक्टिवली बता रहे हैं कि भाई वीपीआई कितना है और कितना नहीं है. नेजोमीट्री जो है दिस इज बाकायदा आपको ऑब्जेक्टिवली बताती है कि इसमें कितनी परसेंट वो जो है कितनी परसेंट नेजल स्पीच है एंड कितनी नहीं है इसमें.
अच्छा चलिए, डॉक्टर विशाल ने एक्सप्लेन कर दी। अच्छा, जो ब्लू लाइन मैंने आपको बताई थी वो दैट इज जोना पेलुसिडा। अच्छा चलिए, थैंक यू वेरी मच, दैट्स एडेड टू माय नॉलेज। आपको जो स्टार्ट में एग्जामिनेशन में मैंने ब्लू लाइन बताई थी, वो जो विच इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सॉफ्ट पैलेट, विच इज इंडिकेटिंग कि यहाँ सिर्फ म्यूकोजा है और मसल अटैचमेंट मिड में नहीं हुई, इसको बेसिकली जोना पेलुसिडा कहते हैं। सो थैंक यू डॉक्टर विशाल एंड थैंक यू डॉक्टर सनम फॉर एडिंग टू माय नॉलेज इन दिस रिगार्ड। मुझे चीज पता थी क्या थी, बट आई जस्ट डिडंट नो व्हाट इट वाज कॉल्ड, सो थैंक यू फॉर दैट। ये नेजोमेट्री की अभी मैं आपको एक जो है पिक्चर भी दिखाऊंगा, सो उससे भी होपफुली आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज नेजोमेट्री। और लास्टली इसमें जो एक नई चीज जो मुझे वो मिली, शायद आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, कि क्लेफ्ट लिप के केसेस में स्पेशली इसको आप सॉर्ट ऑफ एक रीसेंट एडवांसमेंट के तौर पे भी वो कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो, एंड दैट इज 3D स्टीरियो फोटोग्रामेट्री। तो 3D स्टीरियो फोटोग्रामेट्री जो है, आई थिंक आई जस्ट शो द पिक्चर, शायद उससे आपको ज्यादा बेहतर अंदाजा हो जाएगा कि व्हाट इज फोटोग्रामेट्री। अच्छा, ये पिक्चर ऑन द लेफ्ट जो है, इसमें अगर आप देखें तो दिस इज बेसिकली अ नेजोमीटर। इसमें क्या होता है कि आप नोज और आप मुंह के दरमियान एक प्लेट को डाला जाता है, ताकि, और यहाँ ऊपर भी माइक्स मौजूद होते हैं और नीचे भी माइक्स मौजूद होते हैं। तो पेशेंट इज उसमें इज आस्क्ड टू प्रोनाउंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स, स्पीच अपनी वो कहते हैं उस पेशेंट को प्रोनाउंस की करवाई जाती है। तो उसमें जो साउंड, जो एयर जो एस्केप होके नोज के थ्रू जा रही है, विच इज एडिंग टू द हाइपर नेजल स्पीच और द नेजल इमिशन और द नेजल सब्स्टिट्यूशन, तो वो आपको बताएगा कि भाई ओवरऑल स्पीच में नेजल स्पीच एज अ परसेंटेज कितनी थी, लाइक 20% थी, 30% थी, 40% थी। क्योंकि देखें, नोज के लिए अपना जो है स्पीकर लगा हुआ है, जो नोज से स्पीच को कैच कर रहा है, और मुंह के लिए सेपरेट स्पीकर यहाँ लगा हुआ है। तो दोनों से जो है डाटा चला जाता है इसके अंदर, एंड देन इट नेजल स्पीच इज शोड टू यू एज अ परसेंटेज। ठीक है, तो नेजोमेट्री जो है, दिस इज समथिंग रिलेटिवली न्यू जो इस्तेमाल हो रही है फॉर जजिंग हाइपरनेजालिटी एंड दीज अदर थिंग्स एंड असेसिंग विलोफेरेंजियल इनसफिशिएंसी। ठीक है, इवन आई थिंक ये मुझे याद नहीं मैंने किस आर्टिकल से उठाया था, बट कोई ऑस्ट्रेलियन आर्टिकल था, एंड उसमें भी दे वर मेंशनिंग कि हमारे पास ये फिलहाल मौजूद नहीं है नेजोमेट्री। तो दे वर रिलाइंग मोर ऑन वीडियो फ्लोरोस्कोपी एंड अदर थिंग्स टू assess BPI। अच्छा, तो ये जो 3D स्टीरियो फोटोग्रामेट्री है, ये बेसिकली प्लास्टिक सर्जन ज्यादा यूज कर रहे थे फॉर राइनोप्लास्टी एंड ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन केसेस में। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली आप अगर देखो, ये मशीन है, इसकी वेक्ट्रा वालों की रिलेटिवली फेमस है। तो वेक्ट्रा 3D के नाम से आती है। तो इसमें क्या होता है कि ये आपको जो 3 डब्बे नजर आ रहे हैं, तो दीज आर 3 कैमराज which take the picture of the patient from 3 different angles, और ये तीनों पिक्चर्स जो हैं, ये तीनों एक साथ ली जाती हैं। तो ये जब तीनों पिक्चर्स एक साथ ली जाती हैं, तो इससे पेशेंट की फेस की और या कोई और एरिया ऑफ द बॉडी जिसकी वो प्लास्टिक सर्जरी करवाना चाह रहा है, तो उसकी एक साथ पिक्चर लेके एक 3D मॉडल बनाया जाता है। तो ये अगर आप देखें ऊपर, मैंने आपके पास एक राइनोप्लास्टी के केस का वो शेयर किया हुआ है। तो व्हाट डज फोटोग्रामेट्री डू, ये बेसिकली वो सॉफ्ट टिश्यू के साथ आपको खेलने में मदद करती है, चेंजिंग द विदाउट रियली चेंजिंग द हार्ड टिश्यू आर्किटेक्चर। मतलब ये बेसिकली सॉफ्ट टिश्यू को कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल होती है, एंड उस पे ये बेसिकली कंसल्टेशन प्रोसेसेस, और उसमें आपको पेशेंट को बता सकती है कि भाई इसमें आपको क्या क्या करने की जरूरत है और क्या क्या नहीं है। आप में से किसी के पास, आई डोंट नो आपके सेंटर्स में कौन सी सीबीसीटी की मशीन है, बट हमारे पास किसी में प्लान मैका की है। तो प्लान मैका वालों के साथ ऑप्शन है कि सीबीसीटी के साथ आप पेशेंट की सॉफ्ट टिश्यू रिकंस्ट्रक्शन भी करो, बट अगेन दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ द मशीन दैट दे गेव अस। वो कहते ये आपको सेपरेटली लेना होगा हमसे, वो हमने लिया नहीं, बट उन्होंने हमें उसका